हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ। कंपनी अपन ने स्टार्ट करी थी, उसमें शेयर्स वाले जो चैप्टर था वो अपन देख चुके थे। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आज डिवेंचर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिवेंचर की मीनिंग क्या होती है। कंपनी क्या होती है कि शेयर से पैसे ले लेती है, शेयर होल्डर से पैसे लेती है, उनको ओनरशिप देती है। अब कई बार कंपनी के ये प्रॉफिट में नहीं रहता या उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो शेयर से पैसे या शेयर होल्डर से पैसे रेज कर सके, इसलिए वो और फाइनेंस रेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। अब डिवेंचर जब इशू करती है कंपनी तो उनसे पैसे लेती है और उनको बदले में डिवेंचर देती है। तो डिवेंचर है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डिवेंचर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेब्ट को। कंपनी है जिनको डिवेंचर इशू करती है उनको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। और कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कुछ ईयर्स के बाद में या एक प्रीफिक्स टाइम होता है, उस टाइम के बाद में कंपनी है जो उन डिवेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर देती है, जिसको कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलता है। इस पीरियड के बीच में जब इशू करती है और डिवेंचर रिडीम करती है, इन दोनों के बीच में कंपनी क्या करती है कि डिवेंचर होल्डर को कुछ इंटरेस्ट दिए जाती है। वो इंटरेस्ट है वो एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो कंपनी उनको इंटरेस्ट देती रहती है। जो प्योर मीनिंग है डिवेंचर का वो देख लेते हैं अपन कि डिवेंचर है वो कहाँ से लिया गया है। डिवेंचर है वो एक लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका कि मीनिंग होता है, जो लैटिन वर्ड है वो तो है डिवेर और उसका मीनिंग होता है बोरो। तो ये तो इसकी प्योर मीनिंग की बात हो गई। अब डिवेंचर को और किस किस नाम से जाना जा सकता है? तो डिवेंचर को डिवेंचर इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, या फिर अपन बोले तो उसको अदर एनी सिक्योरिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इनको और कई नामों से। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो डिवेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ 4-5 पॉइंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से डिवेंचर एंड शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो शेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को, एंड डिवेंचर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डेब्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो शेयर हैं वो कहलाते हैं ओन्ड कैपिटल का पार्ट होते हैं, एंड जो डिवेंचर होते हैं वो आपके बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर एंड डिवेंचर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? शेयर एंड डिवेंचर इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब इनको जो बदले में दिया जाता है उसको तो बोलते हैं डिविडेंड, एंड डिवेंचर को जो दिया जाता है उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। अब ये जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता कि कंपनी है चाहे तो पे करे, चाहे तो पे करे तो किसी भी रेट से पे कर सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम रेट से ही कंपनी उसको शेयर होल्डर को पे करे। तो फिक्स नहीं होता है, ये अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं होता। और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है। कंपनी है जब इश्यू करती है डिवेंचर, उसी टाइम पे पहले ही बता देगी डिवेंचर होल्डर को कि हम 9% की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर 10% की। ये रेट है गाइज, कुछ भी हो सकती है, तो पर वो रेट होती है फिक्स। देन जो शेयर्स पे दिया जाता है डिविडेंड, वो कंपनी को मैंडेटरी नहीं है पे करना कि वो पे करे या ना करे, बट जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाता है वो पे करना कंपनी को मैंडेटरी होता है। चाहे तो कंपनी के पास प्रॉफिट हो या चाहे ना हो, कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो उस केस में भी डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करेगी। देन रीपेमेंट। अब रीपेमेंट में जो होता है, शेयर्स को कंपनी रीपे नहीं करती नॉर्मली कोर्स में, बट डिवेंचर को एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद में कंपनी को इन डिवेंचर होल्डर्स को रीपे करना जरूरी हो जाता है। नॉर्मली जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी का वाइंडिंग अप जब होता है तो उस टाइम पे अगर कुछ असेट्स बचती है या कुछ कंपनी के पास
बैलेंस बचता है तो पे करते हैं। बट डिबेंचर होल्डर को जब कंपनी इशू कर रही होती है तो उस टाइम पे जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि हम इतने साल के बाद में कंपनी के डिबेंचर होल्डर को जो डिबेंचर है उनका रिडेम्पशन कर देंगे, तो उस पीरियड के बाद में करना मैंडेटरी हो जाता है। देन है सिक्योरिटी। अब शेयर होल्डर पे जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती। बट जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर कुछ सिक्योरिटी दी जाती है डिबेंचर होल्डर को कि यही रीजन है लोग जब रिस्क लेना नहीं चाहते, जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स की बजाय डिबेंचर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं। अब इन डिबेंचर होल्डर को क्या सिक्योरिटी दी जाती है कि डिबेंचर होल्डर को कुछ चार्ज दिया जाता है, कुछ चार्ज है वो क्रिएट किया जाता है कंपनी के असेट्स पर कि इन केस कंपनी डिफॉल्ट करती है पे करने में डिबेंचर होल्डर्स को, तो उस केस में डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, ये जो चार्ज क्रिएट किया गया था कंपनी के द्वारा, तो इन असेट्स को सोल्ड आउट करते हैं और अपना पैसा है रियलाइज करवा लेते हैं कंपनी से। देन कन्वर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। शेयर्स हैं वो डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, शेयर है वो डिबेंचर में कन्वर्ट कभी भी नहीं होंगे। बट डिबेंचर हैं उनको कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ये ऑप्शन कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर को देती है। जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद में आप चाहो तो डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये ऑप्शन कंपनी के पास भी रहता है और डिबेंचर होल्डर के पास में भी रहता है, तो इनके ऑप्शन पे कंपनी इनको कन्वर्ट कर सकती है। इसमें एक पॉइंट और है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट है वो मिलता है शेयर्स पे वोटिंग राइट मिलता है शेयर होल्डर को। बट जो डिबेंचर होल्डर होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं उन पे वोटिंग राइट है वो नहीं मिलता है। जब भी कोई डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और उस डिसीजन के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, देन वोटिंग होता है। जिसके हाँ के ऊपर अगर फेवर में वोटिंग हुई है तो उस डिसीजन को ले लिया जाता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं है। देन देखते हैं अपन डिबेंचर्स के टाइप की, डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, डिबेंचर के कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के हिसाब से कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं। दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर है वो किसको बोलेंगे कि जैसा कि अभी बताया था आपको कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इनको सिक्योरिटी मिले, इसके लिए कंपनी है वो अपनी असेट्स पे चार्ज क्रिएट कर देती है। अब सिक्योर डिबेंचर पे कंपनी दो टाइप के चार्ज क्रिएट करती है, एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो ये जो फिक्स्ड चार्ज है वो कंपनी की जो स्पेसिफिक असेट्स हैं उन पे क्रिएट होता है, और ये जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कंपनी की जो जनरल असेट्स हैं उन पे क्रिएट होता है। फिक्स चार्ज है वो कंपनी की स्पेसिफिक असेट्स पे क्रिएट होगा, और जो फ्लोटिंग चार्ज है वो आपके कंपनी की जनरल असेट्स पे क्रिएट होएगा। अब ये जो फिक्स चार्ज क्रिएट हो रहा है स्पेसिफिक असेट्स, ये असेट्स कौन सी रहेंगी, ये असेट्स वो रहेंगी जो कंपनी के ऑपरेशन में यूज होती है और नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में कंपनी के लिए सेल आउट के लिए अवेलेबल नहीं रहती है। उन असेट्स पे फिक्स चार्ज क्रिएट होता है। और जो फ्लोटिंग चार्ज है जो कि जनरल असेट्स पे क्रिएट होता है, ये नॉर्मली सभी असेट्स पे क्रिएट होता है, एक्सेप्ट एक असेट्स को छोड़ दें। तो वो असेट्स कौन सी है कि जब कंपनी के एक सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं तो उनको कंपनी कुछ असेट्स है वो चार्ज दे, कुछ असेट्स पे सिक्योर्ड डिवेंचर सिक्योर्ड क्रेडिटर को चार्ज देती है कंपनी। तो उन असेट्स को छोड़ के जिन पे भी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनका राइट होता है कि पहले अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो वो उन असेट्स को सेल करके और अपना पैसा रियलाइज कर लेते हैं। तो उस असेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी असेट्स बचती हैं उस पर ये फ्लोटिंग चार्ज रहता है डिवेंचर होल्डर के बाद में पास में। देन अनसिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिन पे की कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं करती है बट फिर भी इस पे बाय डिफ़ॉल्ट है वो फ्लोटिंग चार्ज इन डिवेंचर होल्डर के पास में रहता है। नॉर्मली इस टाइप के डिवेंचर्स हैं वो कंपनी
इशू नहीं करती हैं ज़्यादातर। देन जो सेकंड पॉइंट है उसके हिसाब से देख लेते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। टेन्योर के हिसाब से भी दो टाइप के डिवेंचर होते हैं। फर्स्ट है वो है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनको कि एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उसके बाद में कंपनी है उनको रिडीम कर देती है, डिवेंचर होल्डर को पैसा है वो रिटर्न कर देती है, तो उनको बोलते हैं अपन रिडीमेबल डिवेंचर। कि एक प्री स्पेसिफाइड टेन्योर होता है या पीरियड होता है, उस पीरियड में कंपनी है उनको रिडीम कर देती है। इरिडीमेबल डिवेंचर जिनको कि परपेचुअल डिवेंचर्स भी बोलते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं कि जिनको ये कंपनी अपने लाइफ टाइम पे या एक लॉन्ग पीरियड के लिए है कंपनी रिडीम नहीं करती है या उनको पैसा रिटर्न नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से जो फर्स्ट डिवेंचर है वो है कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको कि शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये ऑप्शन शेयर होल्डर और कंपनी दोनों के पास में दिया हुआ रहता है कि कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर के ऑप्शन पे इसको कन्वर्ट कर दे या फिर कंपनी अपने ऑप्शन पे इनको कन्वर्ट कर दे शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये डिवेंचर वो होते हैं जिनको कि अपन शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देन कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो टाइप के डिवेंचर होते हैं। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। इन स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब क्या कि कंपनी क्या होती है, जैसा कि आपको पता ही है डिवेंचर पे कंपनी देती है इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी फिक्स कर देती है कि इतना इंटरेस्ट हम डिवेंचर होल्डर को हाफ ईयरली भी दे सकती है, एनुअली भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से उस पर कंपनी इनको इंटरेस्ट दे रही है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। फिक्स्ड अमाउंट तो कंपनी पहले ही मेंशन कर देगी कि हम 9% इंटरेस्ट देंगे या 10% देंगे या 12% देंगे, तो ये रेट है। कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो उसी टाइम पे कंपनी बता देगी डिवेंचर होल्डर को कि हम इतने % से इंटरेस्ट देंगे। फ्लोटिंग जो रेट होती है, फ्लोट रेट होती है इंटरेस्ट की, उसमें क्या करती है कंपनी, बोल देती है कि जो भी बैंक की रेट रहेगी ना उस रेट के अकॉर्डिंग ही हम आपको इंटरेस्ट देंगे डिवेंचर पे। देन है जीरो कूपन रेट डिवेंचर। जीरो कूपन रेट डिवेंचर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इस पे जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी वो 0% रहेगी। तो अब डिवेंचर होल्डर पैसा दे रहे हैं, इस पे तो इंटरेस्ट 0 मिल रहा है, तो फिर वो पैसा कंपनी को दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कंपनी से कुछ लेवें। तो इस केस में कंपनी क्या करती है कि सपोज करिए जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है तो उसको वेरी लो डिस्काउंट रेट पे वो इशू कर देती है। सपोज कीजिए 80 रुपये पे उस डिवेंचर को इशू कर देगी और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू कह लो या जब कंपनी पे करेगी तो उनको 100 रुपये पे करेगी। तो ये जो 20 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों का, ये उनको एज ए इंटरेस्ट मिल जाता है डिवेंचर होल्डर्स को, तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट डिवेंचर। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो टाइप के होते हैं। पहला जो है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनका नाम, उनका एड्रेस एंड नंबर ऑफ डिवेंचर वो जो होल्ड कर रखे हैं, उनकी होल्डिंग कितनी है कंपनी में डिवेंचर्स की, उन सब की डिटेल है वो कंपनी अपने पास में रखती है। और ये जो रजिस्टर्ड डिवेंचर हैं इनको कंपनी एक डीड के थ्रू, एक फॉर्मल डीड रहेगी उसके थ्रू ही कंपनी है ट्रांसफ़र कर सकती है। और दूसरा जो टाइप है डिवेंचर का वो है बियरर डिवेंचर। इस केस में क्या होता है कि कंपनी है वो जो डिवेंचर से वो डिलीवरी बेसिस पे इशू करती है, डिलीवरी बेसिस पे इशू करती है और इनका जो डिटेल है नाम वगैरह एंड एड्रेस वगैरह वो कुछ भी है कंपनी अपने पास में या अपने रजिस्टर में मेंटेन करके नहीं रखती है। और इनको इंटरेस्ट जो देती है ना, जिस टाइम पे इन डिवेंचर्स को जो भी पर्सन होल्ड कर रखा है और जिसके पास में इनके साथ में एक कूपन अटैच रहता है इंटरेस्ट का, तो वो कूपन जिसके पास में है उसी को कंपनी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर देती है। अब आता है अपना टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर कि जब डिवेंचर इशू करते हैं तो कंपनी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है अपनी बुक्स में। इशू करती है, इशू करने की प्रोसेस
अपन ने शेयर्स में देखी है वो सेम प्रोसेस है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस लाती है देन पब्लिक अप्लाई करती है और कंपनी उनको डिवेंचर अलॉट कर देती है। कंपनी डिवेंचर्स को इशू प्रीमियम पे भी कर सकती है, एट पार पे भी कर सकती है और एट डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अब जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो एक साथ में भी कंपनी है वो पैसा डिवेंचर होल्डर से ले सकती है कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा ले लिया कंपनी डिवेंचर होल्डर से। देन अगर कंपनी चाहे तो उन पैसों को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है कि एप्लीकेशन पे ले लिया कुछ पार्ट अलॉटमेंट पे भी ले लिया एंड देन कुछ पार्ट कॉल्स वगैरह पे भी ले लिया। तो एक एक करके अपन है वो दोनों तीनों पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जब कंपनी एट पार पे डिवेंचर इशू कर रही है, सपोज कीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपये है और इसको इशू भी 100 रुपये पे ही कर देती है, तो इसको बोलते हैं अपन एट पार पे कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है। उस केस में कंपनी एंट्री क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कंपनी जब अलॉट कर देगी उनको डिवेंचर तो एंट्री कर देगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर जब डिवेंचर इशू कर दिया तो उस पर रेट है वो कंपनी पहले ही स्पेसिफाई कर देती है। तो यहाँ जब इशू करती है, अगर सपोज कीजिए 9% की रेट से इंटरेस्ट दे रही है तो उसका नाम भी ये होगा 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, या फिर 10% से कर रही है 10%, यहाँ पे रेट है वो पहले इंटरेस्ट की आ जाएगी। इफ डिवेंचर अमाउंट रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, अभी तो कंपनी ने एक साथ पैसा ले लिया था डिवेंचर होल्डर से, अब वो क्या कर रही है 2 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगी तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड जब जो एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी मिली है तो उसका एडिशन कर देगी टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एंड जब कंपनी अलॉट करेगी डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर तो क्या एंट्री करेगी? तो अगर अलॉटमेंट कर रही है तो जो अलॉटमेंट मनी है पहले उसको ड्यू करेगी और ड्यू करने की एंट्री है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये अलॉटमेंट वाली मनी जब कंपनी को रिसीव होगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कंपनी और इंस्टॉलमेंट में अगर इश्यू करना चाह रही है डिवेंचर्स को तो फिर वो कॉल्स वगैरह और मांग लेगी, यहाँ तक एंट्री हो जाएगी। देन अगर कॉल्स वगैरह भी कंपनी मांग रही है तो ये वाली एंट्रियाँ और हो जाएंगी। अगर फर्स्ट कॉल कंपनी मांग रही है तो सबसे पहले ड्यू करेगी, तो ड्यू करने की एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ये तो अकाउंटिंग एंट्रीज हो जाएंगी जब कंपनी इशू करेगी शेयर्स को। अब अपन ने देखा था कि कंपनी है वो पार पे भी कर सकती है इशू, डिस्काउंट पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी के ऊपर कि वो डिस्काउंट पे इशू ना करे, तो डिवेंचर्स को कंपनी है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। सपोज कीजिए जैसे कि फेस वैल्यू है वो डिवेंचर की वो 100 रुपये थी और कंपनी इशू कर रही है कितने पे 80 रुपये पे, तो ये 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया और इसको बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है उसको कंपनी को राइट ऑफ करना ज़रूरी रहता है। तो वो कब राइट ऑफ करेगी और कैसे राइट ऑफ करेगी, तो उसकी बैलेंस शीट वगैरह में कैसे दिखाएगा उस डिस्काउंट के अमाउंट को, उसके बारे में देख लेते हैं। द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ आइदर बाय डेबिटिंग टू और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है या तो उसको डेबिट कर देंगे तो राइट ऑफ कर लेंगे, या फिर जो प्रीमियम अपन रिसीव करते हैं उस अमाउंट से भी अपन इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है अगर वो 12 महीने के अंदर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर ये जो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है उसके बीच में कंपनी अगर उसको राइट ऑफ कर रही है तो कंपनी सपोज कीजिए कि 31 मार्च बैलेंस शीट डेट होती है। अब कंपनी इसके बाद के 12 मंथ में कंपनी है वो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाह रही है, तो इस दिन कंपनी अपनी बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाएगी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट डेट और पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो कंपनी दिखाएगी वो अदर करंट असेट्स में इस डिस्काउंट वाले अमाउंट को दिखा देगी जो अगले 12 महीने में राइट ऑफ करने वाली है। अगर 12 महीने बाद में
वो राइट ऑफ करेगी तो उस वाले अमाउंट को कंपनी दिखाएगी अदर नॉन करंट असेट्स में। ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज नहीं करता कंपनी को डिवेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू करने पर, तो कंपनी है वो डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू कर सकती है। देन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, कि प्रीमियम पे भी कंपनी है वो डिवेंचर को इशू कर सकती है। फेस वैल्यू सपोज कीजिए 100 रुपये की है और 120 रुपये पे इशू कर रही है, तो इसको बोलेंगे इस सिचुएशन को कंपनी है वो डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है। ए डिवेंचर इज सेड टू बी इशूड एट ए प्रीमियम व्हेन द प्राइस इज चार्ज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से जो भी ज़्यादा प्राइस पे अगर इशू करती है कंपनी तो उसको इशूड एट प्रीमियम बोलते हैं। एग्जाम्पल वही है 110 पे इशू कर रही है, 10 रुपये प्रीमियम के चार्ज कर रही है, तो इसको अपन बोलेंगे। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं अपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला अकाउंट है वो कहाँ पे शो करते हैं अपन बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में करते हैं अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। और सब्सक्रिप्शन किसको बोलेंगे कि जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और उसको सब्सक्राइब करने वाले हैं वो जितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा के लिए लोग आए हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। सपोज कीजिए कंपनी है वो 1 लाख डिवेंचर इशू करना चाह रही है मार्केट में, बट इनको परचेज करने वाले आ गए 1,20,000, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, जो 1 लाख डिवेंचर तो कंपनी उनको इशू कर देगी, बैलेंस जो अगर मान लो 20,000 के लिए आया है उनको एप्लीकेशन मनी उन्होंने दी थी वो रिफंड कर देगी। अब कंपनी क्या है कि डिवेंचर है वो अदर देन कैश भी इशू कर सकती है। अदर देन कैसे, सपोज कीजिए कंपनी को कोई असेट चाहिए, कंपनी को कोई असेट चाहिए, उस असेट्स की कीमत है 1,80,000, तो कंपनी क्या करेगी, वेंडर को 1,80,000 कैश ना दे करके उसको डिवेंचर इशू कर देगी। अब डिवेंचर है वो प्रीमियम पे भी कर सकते हैं इशू, एट पार पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो प्रीमियम पे जब करती है कंपनी तो वो नॉमिनल वैल्यू से ऊपर कुछ लेती है। तो सपोज कीजिए अगर प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी और 100 रुपये का डिवेंचर है, उसको कर रही है 120 रुपये में इशू, 120 रुपये में इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे पता लगेंगे, तो जो इशू प्राइस है उससे जितना अमाउंट वेंडर को पे करना है उसे डिवाइड कर देंगे तो अपना नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आ जाएगा। इस केस में आ जाएगा अपना 1500 डिवेंचर, तो यहाँ पे 1500 डिवेंचर कंपनी इशू करेगी। अब अगर एट पार पे करती है तो कैसे नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे, वो 1,80,000 के शेयर्स परचेज करी है, पे करना है वेंडर को 1,80,000, सपोज कीजिए 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू कर रही है तो 1800 शेयर कंपनी इशू कर देगी। और अगर डिस्काउंट में करती है तो कंपनी सपोज कीजिए 80 रुपये पे कर रही है, या सपोज करो आप 90 रुपये पे इशू कर रही है, तो 1,80,000 की असेट्स थी, वेंडर को 180 पे करना था, 90 रुपये का शेयर है, तो इस केस में 2,000 शेयर इशू कर देगी। तो उस टाइम पे कंपनी एंट्री क्या करती है, असेट परचेज करेगी, सेंट्रल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री परचेज के टाइम पे हो जाएगी। देन डिवेंचर इशू करेगी। अगर ये वाले एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एक बार, इसी के हिसाब से एंट्री में फिगर है वो डालेंगे। तो एट पार पे कर रही थी तो कंपनी क्या कर रही थी, कितने शेयर इशू कर रही थी, 1800 शेयर इशू कर रही थी। तो वेंडर को 1,80,000 की अपनी असेट्स थी, तो परचेज करने पे 1,80,000 की असेट्स परचेज कर ली और 1,80,000 कंपनी वेंडर को पे करेगी, तो उसके लिए एंट्री कर दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब उनको डिवेंचर इशू कर रही है एट पार पे, तो 1800 शेयर इशू कर रही है, 100 रुपये के शेयर हैं, तो 1,80,000 टू डिवेंचर अकाउंट। देन प्रीमियम पे कर रही थी, तो प्रीमियम पे कितने शेयर जा रहे थे, 1500 शेयर, तो वेंडर को पे कितना करना था, 1,80,000। डिवेंचर का अमाउंट कितना था, 1 लाख के डिवेंचर थे, 1500 डिवेंचर कर रही है, 1.5 लाख के, सॉरी 1.5 लाख के डिवेंचर इशू कर रही थी, और कितने प्रीमियम पे, 20 रुपये का प्रीमियम था, तो 1500 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। एंड देन डिस्काउंट पे इशू कर रही थी, तो उस टाइम पे कंपनी 2,000 शेयर इशू कर रही थी 100 रुपये के, और 80 रुपये का डिस्काउंट दे रही थी।
तो वेंडर को तो पे करना है कितना अपने को, 1,80,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं अपन, 90 रुपये में इशू कर रहे थे, 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं 2,000 पे शेयर पे, सॉरी डिबेंचर पे, तो 20,000 रुपये का अपना डिस्काउंट आ जाएगा। 20,000 का डिस्काउंट और डिबेंचर में आ जाएगा यहाँ पे अपना 2 लाख। 2,000 डिबेंचर कर रही है 100 रुपये के, तो 2 लाख अपना डिबेंचर में यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये है टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री हो जाएंगी जब कंपनी अदर देन कैश में डिबेंचर इशू कर रही होती है। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कई बार क्या होता है, कंपनी डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू करती है। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो किसको बोलते हैं, कई बार क्या होता है कंपनी को सिक्योरिटी देनी होती है, तो उस टाइम पे कंपनी सिक्योरिटी दे रखी होती है ऑलरेडी अपनी एसेट्स वगैरह की इनकी, बट उसके बाद में भी जो सामने वाली पार्टी है वो बोलती है कि हमको सेकेंडरी सिक्योरिटी और चाहिए। प्राइमरी सिक्योरिटी तो दी होती है बट उसके अलावा भी उनको और सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी बोल दें या उसको एडिशनल सिक्योरिटी बोल दें। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ए कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज ए सब्सिडरी, सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी, की प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा भी जो सिक्योरिटी के लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलेंगे। डिबेंचर इशूज एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी डेल्ट विद इन 2 वेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको कैसे ट्रीटमेंट करेगी जब कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर इशू कर रही है, तो फर्स्ट जो मेथड है या फर्स्ट जो कंपनी ट्रीट करेगी उनको अपने बुक्स में, उसके लिए कंपनी कोई एंट्री नहीं करती है, क्योंकि ऐसी कोई लायबिलिटी तो कंपनी के पास क्रिएट नहीं हो रही है। ऑलरेडी फर्स्ट सिक्योरिटी कंपनी इशू या प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी इशू कर रखी थी, इन केस उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तब कुछ लायबिलिटी अपने ऊपर आएगी। तो उस केस में फर्स्ट मेथड में कंपनी है वो कोई भी एंट्री नहीं करती है। सेकंड मेथड में क्या है, कंपनी एक सस्पेंस अकाउंट बना लेती है। वो इसलिए बना लेती है कि इन केस अपनी जो प्राइमरी सिक्योरिटी दी हुई है वो वर्क ना करे या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और सेकेंडरी जो लायबिलिटी या सेकेंडरी जो अपने सिक्योरिटी दी है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जो डिबेंचर इशू करे है उसके थ्रू कुछ पे ना करना पड़ जाए, इसलिए कंपनी सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेती है। और उसके क्रिएट करने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। देन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जब एक कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो उस टाइम कंपनी को ये बताना पड़ता है कि हम कंपनी है जो डिबेंचर को रिडीम कैसे करेगी, कि इशू अभी कर रहे हैं एट पार कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे कर रहे हैं, बट जब आप उनको रिडीम करोगे तो भी कैसे करोगे वो टर्म भी अपने को अभी डिसाइड करनी होती है कि जब आप रिडीम करोगे तो उसको प्रीमियम पे करोगे या एट पार पे करोगे या डिस्काउंट पे करोगे। तो कुछ सिचुएशंस हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। When a company issue debenture, it usually mention the term on which they will be redeemed on their maturity, कि मेच्योरिटी पे कंपनी कैसे रिडीम करेगी डिबेंचर्स को। 6 सिचुएशंस है जो नॉर्मली कंपनियां यूज करती हैं, तो वो देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है कि कंपनी डिबेंचर को इशू तो कर रही है पार पे, पर रिडीम भी कर रही है पार पे, इशू भी पार पे कर रही है और रिडीम भी पार पे कर रही है। सेकेंड सिचुएशन में कंपनी क्या कर रही है, इशू तो कर रही है डिस्काउंट पे एंड देन रिडीम कर रही है पार पे। थर्ड सिचुएशन में कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है प्रीमियम पे और रिडीम कर रही है पार पे। फोर्थ जो सिचुएशन है उसमें भी कंपनी एट पार पे इशू कर रही है और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे। एंड फिफ्थ जो सिचुएशन है कंपनी की, उस पर कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे। और नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है और रिडीम भी क्या कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है। तो इनको एक एक करके अपन देख लेते हैं इन सिचुएशन में कंपनी क्या ट्रीटमेंट करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कि कंपनी है वो इशू कर रही है पार पे और रिडीम भी पार पे कर रही है। सपोज कीजिए 100 रुपये का डिबेंचर था, उसको इशू भी कंपनी 100 रुपये पे करी और उसको रिडीम भी कंपनी 100 रुपये में करी,
तो जब इश्यू के टाइम पे कंपनी है वो एंट्री करेगी अपने बुक्स में, तो कैसे करेगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये कर देगी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी 100 रुपये कर देगी, एंड देन कन्वर्ट करेगी डिबेंचर्स को, तो उसमें क्या एंट्री करेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये, टू डिबेंचर अकाउंट ये भी 100 रुपये पे कर देगी। अब इस केस में कंपनी क्या कर रही है? इशू तो कर रही है डिस्काउंट पे और रिडीम कर रही है पार पे। सपोज कीजिए इशू कर रही है 80 रुपये पे और रिडीम कर रही है 100 रुपये में, तो कंपनी के पास आ तो रहे हैं 80 रुपये, तो एंट्री क्या कर देगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80 रुपये से। और सेकंड वाली एंट्री करेगी तब कंपनी क्या करेगी? 80 रुपये से तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देगी, और डिस्काउंट कितने रुपए का दिया था? 20 रुपये का, तो 20 रुपये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसमें डाल देगी, और टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये कर देगी। थर्ड सिचुएशन में कंपनी क्या कर रही है? इशू कर रही है प्रीमियम पे और रिडीम कर रही है पार पे। तो सपोज कीजिए इशू कर रही है 120 पे, रिडीम कर रही है 100 रुपये पे। कंपनी के पास कितना आ रहा है पैसा? प्रीमियम पे 120 रुपया आ रहा है, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे भी 120 रुपया आ रहा है, कंपनी तो उसकी एंट्री कर देगी। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आया कितना? 120 रुपये। डिबेंचर्स कितने के थे? 100 रुपये का था, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे कितना चला जाएगा? 20 रुपये चला जाएगा। तो इस केस में कंपनी ये एंट्री कर देगी। देन नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं, उसमें कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी इशू कर रही है पार पे और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, यानी 100 रुपये भी इशू कर रही है कंपनी और रिडीम कर रही है 120 रुपये में। तो इसके लिए कंपनी क्या एंट्री करेगी? हाँ, तो 100 रुपये रहे हैं कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये। देन अलॉट करेगी, उस टाइम पे क्या एंट्री करेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये। अब जब कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, मतलब 100 रुपये कंपनी के पास आ रहा है, और रिडीम कर रही है मतलब 120 रुपये कंपनी के पास से जा रहा है, तो 20 रुपये अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो उसके लिए कंपनी एंट्री कर देगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कि जितना प्रीमियम कंपनी रिडम्पशन पे दे रही है वो वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 रुपये आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर अकाउंट में कितना? 100 रुपये का शेयर था, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था? 20 रुपये, तो ये वाली एंट्री आपके यहाँ पे हो जाएगी। देन इससे आगे वाली सिचुएशन देख लेते हैं कि कंपनी है वो इश्यू कर रही है डिस्काउंट पे और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, यानी यहाँ पे डबल लॉस हो रहा है कंपनी को, क्योंकि एक तो जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की उससे कम पैसा आ रहा है, और जब रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से भी ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो सपोज कीजिए 80 रुपये में डिबेंचर को इशू कर रही है, 100 रुपये का डिबेंचर था, और जब रिडीम कर रही है कंपनी तो 120 रुपये पे रिडीम कर रही है। तो बैंक डिबेंचर से आया कितना? बैंक में 80 रुपये आया, तो यहाँ पे भी 80 रुपये से अपना एंट्री कर देंगे। अब कंपनी है जो दूसरी एंट्री क्या करेगी अपनी बुक्स में? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है? 80 रुपये से है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ कितनी एंट्री करेगी? कितने अमाउंट से एंट्री करेगी? वो करेगी एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कि जो डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर लॉस हो रहा है, और एक प्रीमियम जब रिडीम कर रहे हैं उससे प्रीमियम दे रहे हैं, तो उस अमाउंट दोनों का मिला के कंपनी यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डालेगी। तो डिस्काउंट कितने का दिया था? 100 रुपये का शेयर था, 80 पे इशू कर रही थी, तो 20 रुपये का तो डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया था, और इस रिडीम कितने पे कर रही है? 100 रुपये के शेयर को 120 रुपये पे कर रही है, तो 20 रुपये का लॉस कंपनी को यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 40 रुपये से। डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा? नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये से आ जाएगी। देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्रीमियम 20 रुपये का प्रीमियम दे रही है कंपनी रिडेम्पशन पे, तो 20 रुपये यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले लेजर में आ जाएगा। देन नेक्स्ट सिचुएशन है, कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, सपोज कीजिए 120 रुपये पे इशू कर रही है, और रिडीम भी कितने पे कर रही है?
प्रीमियम पे कर रही है, सपोज कीजिए 120 रुपये पे, या सपोज कीजिए 110 रुपये पे कंपनी इसको रिडीम कर रही है। तो कंपनी के पास पैसा ज़्यादा रहा है और कंपनी दे भी फेस वैल्यू से ज़्यादा ही रही है, तो उस केस में क्या करेगी, 120 रुपये आए हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर देगी 120 रुपये से। देन अलॉटमेंट करेगी, तो उस टाइम पे एंट्री क्या करेगी, 120 रुपये आए थे, अब लॉस कितने का हो रहा है, 110 पे इश्यू कर रही है कंपनी 100 रुपये के शेयर को, सॉरी 110 पे रिडीम कर रही है 100 रुपये के शेयर को, तो यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपये से एंट्री कंपनी यहाँ पे कर देगी। डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू कितने की है, 100 रुपये की है, एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिसीव हुआ, कंपनी प्रीमियम पे इश्यू कर रही है, 120 रुपये कैसे कर रही है एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री हो गई, ठीक है। देन कंपनी क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी, जो रिसीव हुआ कंपनी को मनी, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ गया 120 रुपये। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 रुपये पे। देन टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कंपनी 100 रुपये से एंट्री कर दी, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे कितना करेगी, प्रीमियम आया इश्यू पे उससे कर देगी, कितना आया था, 20 रुपये आया था, तो 20 रुपये से यहाँ पे कंपनी एंट्री कर दी। एंड यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, की रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम जा रहा है उससे वो वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 रुपये प्रीमियम पे दे रही है कंपनी रिडेम्पशन पे, तो 10 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली एंट्री इस टाइप से कंपनी अपनी बुक्स में कर देगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जब कंपनी इंटरेस्ट देती है डिवेंचर पे, उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करती है कंपनी अपनी बुक्स में, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन ए कंपनी इश्यू डिवेंचर, इट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट देयरऑन एट ए फिक्स्ड परसेंटेज पीरियोडिकली अंटिल डिवेंचर्स आर रिपेड, कि जब तक डिवेंचर रिपेड नहीं किए जाते कि जब तक कंपनी पीरियोडिकली उनको इंटरेस्ट पे करती है, और उस टाइम पे एंट्री क्या करती है, जब इंटरेस्ट है ड्यू करेगी तो उस टाइम पे एंट्री करेगी कंपनी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिवेंचर होल्डर। देख लेते हैं इसमें इनकम टैक्स वगैरह का पॉइंट भी आ रहा है। तो सपोज कीजिए कंपनी किसी डिवेंचर होल्डर को पे कर रही है 1000 रुपये, तो अब इस 1000 रुपये में क्या होता है कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंडर कंपनी को TDS काटना भी ज़रूरी रहता है। तो वो सेक्शन है सेक्शन 193, तो उस पर कुछ लिमिट दी हुई होती है, उससे ज़्यादा अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर होल्डर को तो उस पर TDS काटना ज़रूरी होता है। तो ये जो इनकम टैक्स का पॉइंट आया है ये वहीं से आया है। सपोज कीजिए कंपनी 20,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रही है और इस पे 1000 रुपये का वो है, कंपनी को TDS या टैक्स इनकम टैक्स काटना ज़रूरी रहता है। तो उस केस में कंपनी क्या एंट्री करेगी जब ड्यू करेगी इसको, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000 का पे कर रही है तो 20,000 से ड्यू कर देगी। इनकम टैक्स कितना आ रहा है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये से इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट कर लेगी और 19,000 है वो डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, तो ये 19,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अब इस वाले इंटरेस्ट को पे करेगी तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, अल्टीमेटली 19,000 पे हो रहा है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, तो यहाँ 19,000 से एंट्री आ जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 19,000 से एंट्री कर दी। अब कंपनी है ये इनकम टैक्स जो काटा है कंपनी ने उसको भी पे करेगी, तो उसकी भी एंट्री अपन देख लेते हैं कि उसकी क्या एंट्री करेगी। उसकी एंट्री करेगी कंपनी इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया था कंपनी ने तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी कंपनी, तो उसके लिए एंट्री कर देगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो ये पूरा करेगी अपना। यहाँ तो 1000 रुपये पे कर दिया कंपनी ने और यहाँ पे 20,000 रुपये है वो कंपनी P&L में डाल देगी। देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब अपन देखते आ रहे हैं कि कंपनी अगर इश्यू कर रही है डिवेंचर तो उनको एक पीरियड के बाद में रिडेम्पशन करना कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो कंपनी
उनका रिडेम्पशन कैसे करती है? 4 तरीके से कंपनी उनको रिडीम करती है या रिडेम्पशन करती है डिवेंचर्स का। फर्स्ट जो मेथड है वो है पेमेंट इन लमसम, कि कंपनी है वो क्या करेगी, जो डिवेंचर होल्डर है उनको लमसम अमाउंट पे कर देगी और डिवेंचर्स को रिडीम कर देगी। दूसरा जो मेथड है उसमें क्या करेगी कंपनी, इंस्टॉलमेंट्स में डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी। वो जो टोटल पेमेंट पे करना होता है उनको डिवाइड कर लेगी और इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग उनको पे करती जाएगी। तीसरा जो मेथड है उस मेथड में कंपनी क्या करती है, जो मार्केट होता है वहाँ से कंपनी अपने डिवेंचर है वो परचेज कर लेती है। और फोर्थ जो मेथड होता है वो होता है कि कंपनी अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। तो इन 4 तरीक़ों से कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है। अब पेमेंट इन लमसम जब करती है कंपनी तो उस केस में एंट्रीज वगैरह क्या करती है कंपनी वो देख लेते हैं। द कंपनी रिडीम्स द डिवेंचर्स बाय पेइंग द अमाउंट इन लमसम टू द डिवेंचर होल्डर्स एट द मैच्योरिटी। अब जब उनको रिडीम कर रही है तो उस टाइम पे कंपनी क्या एंट्रीज करेगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू कर देगी कितना पेमेंट हो रहा है। सपोज कीजिए कोई कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर रिडीम कर रही है तो 1 लाख से कंपनी ये एंट्री कर देगी और जब इनको पे करेगी तो भी 1 लाख से कंपनी एंट्री कर देगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन अगर कंपनी डिवेंचर है, लमसम में क्या है कि अपन जब पे कर रहे होते हैं या रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर्स को तो एट पार पे भी करते हैं, एट प्रीमियम भी करते हैं। तो उस केस में कंपनी क्या एंट्री करती है, पार पे तो एंट्री अपन देख चुके हैं कि 1 लाख का था, 1 लाख में उनको रिडीम कर रही है। एंड प्रीमियम पे कर रही है, सपोज कीजिए 1 लाख के डिवेंचर थे उनको प्रीमियम पे कर रही है 20%, यानी 1,20,000 पे रिडीम कर रही है। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, 1 लाख के शेयर थे 20,000 रुपये के प्रीमियम पे कर रही है, यानी 1,20,000 में कर रही है। तो टोटल अमाउंट 1,20,000 से कंपनी ड्यू कर देगी और पे जब करेगी तो 1,20,000 डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री कंपनी अपने बुक्स में कर देगी। अब कंपनी, ये तो अपन ने देखा था कि लमसम अमाउंट पे कर रही होती है। इंस्टॉलमेंट में जब पे करेगी कंपनी तो उस टाइम पे क्या एंट्री करेगी, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और जब पे करेगी तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए 1 लाख के डिवेंचर थे, इनको कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रही है, यानी एक इंस्टॉलमेंट आ रही है 20,000 रुपये की। तो कंपनी जब भी इंस्टॉलमेंट देगी ड्यू करेगी उस टाइम पे 20,000 से एंट्री यहाँ कर देगी और जब पे करेगी तो 20,000 से एंट्री यहाँ पे कर देगी। देन कंपनी रिडीम करती है शेयर्स को ओपन मार्केट से परचेज करके। तो अब कंपनी ओपन मार्केट से परचेज कर रही है तो उस टाइम कंपनी को इन डिवेंचर्स पे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उस टाइम पे कंपनी क्या एंट्री करेगी, जब परचेज करेगी डिवेंचर मार्केट से, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सपोज कीजिए 1 लाख के शेयर थे, वो कंपनी 80,000 में ही मार्केट से खरीद रही है। तो 1 लाख के शेयर थे 80,000 में खरीदे तो अल्टीमेटली कंपनी को पे तो कितना करना पड़ रहा है, 80,000 रुपये, और 20,000 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में कर देगी। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी है वो ट्रांसफ़र करेगी। तो ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 का प्रॉफिट हुआ था तो 20,000 को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिसको कि शॉर्ट में अपन DRR बोल सकते हैं। अब ये कुछ कंपनियों को तो DRR क्रिएट करने से एग्जम्प्ट किया गया है, बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि DRR क्रिएट करना ज़रूरी होता है। देख लेते हैं कौन सी कंपनियां जिनको तो एग्जम्प्ट किया गया है। ये DRR काम किसके आता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि जब कंपनी है वो अपने डिवेंचर को जब रिडीम करती है तो रिडीम करने के लिए कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा है वो डिवेंचर होल्डर्स को पे करेगी। अब वो पैसा कहाँ से आए कंपनी के पास में, तो कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट निकाल के एक अलग से रिजर्व में डालती रहती है, जिसको कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। और जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को
डिवेंचर पे पैसा वापस करती है तो उस टाइम पे इस रिजर्व से निकाल के कंपनी उनको पे कर देती है। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको कि DRR क्रिएट करने से एग्जम्प्ट कर रखा है, तो देख लेते हैं अपन। एज पर द एक्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, उसको बैंकिंग कंपनीज को, NBFC को, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आएगा NBFCs को, जो कि कहाँ रजिस्टर्ड है, RBI के साथ में। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पे, नेशनल हाउसिंग बैंक। एंड द कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, की जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड है उनको भी, और कुछ अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया फॉर क्रिएटिंग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि ये जो कंपनियां हैं इनको DRR क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो रिडीम करेंगी डिवेंचर्स को तो उनको आउट ऑफ कैपिटल भी रिडीम कर सकती है। अब इनके अलावा जितनी भी बाकी कंपनियां बची है उनको DRR क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है। Whereas for other unlisted companies, the adequacy of debenture redemption reserve shall be 10% of the value of the outstanding debenture। बाकी जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह बची हैं उनको 10% का DRR में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। वो 10% है वो किस अमाउंट का लेंगे कि कंपनी के जितना भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं कि जिनको रिडीम करना है। सपोज कीजिए कंपनी को 10 लाख के डिवेंचर है वो रिडीम करने हैं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा आपका 1 लाख। तो 1 लाख रुपए कंपनी को DRR में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। However, companies are required to invest or deposit sum on or before April 30, which shall not be less than the 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on March 31st of the next year। ये क्या बोल रहा है कि 10% तो टोटल अपने को जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर थे उनके करने थे कि इतना तो होना चाहिए DRR में। अब ये हर साल कितना करने के लिए बोल रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगले साल अपने को मार्च 31 पे 1 लाख के डिवेंचर रिडीम करना है, तो उसके हिसाब से 15%, सपोज कीजिए 31 मार्च 23 को कंपनी चाह रही है कि 1 लाख रुपए के डिवेंचर है वो रिडीम कर दे, और आज ही इसके लिए अपने को DRR में कितना ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, यानी 1 अप्रैल को कंपनी को कितना ज़रूरी है DRR में ट्रांसफ़र करना, 15%। 15% कौन से अमाउंट का लेंगे, जो 31 मार्च 23 को जो कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर उनका 15%, और 1 अप्रैल 2022 को अपन 15% इसके यानी 15,000 अपने को DRR में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अब ये जो DRR का अमाउंट है उनको कंपनी कहाँ का इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। कि कंपनी ये जो अमाउंट है उसको कहाँ का कंपनी डिपॉजिट कर सकती है, तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनको कंपनी यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकती है। कि डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लाइन, कि किसी भी बैंक के साथ कंपनी डिपॉजिट कर सकती है और ये वाला अमाउंट किसी भी चार्ज से फ्री होएगा, उस पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा। या फिर सिक्योरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, उनमें भी कंपनी इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर सिक्योरिटी मेंशन्ड इन सब क्लोज A to D एंड EE, यानी ABCD सब क्लोज जो है और EE जो सब क्लोज है, कौन से सेक्शन का, सेक्शन 20, और कौन सा एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का। इसमें अगर कंपनी करना चाहे तो इसमें भी कर सकती है। देन बॉन्ड्स इश्यूड बाय एनी अदर कंपनी विच इज़ नोटिफाइड अंडर सब क्लोज F ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इस वाले में भी कंपनी है जो इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर कोई एनी अदर, या द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिट एज अबोव शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज अदर देन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योर ड्यूरिंग द ईयर। ये जो
कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अमाउंट, इस अमाउंट को कंपनी है वो ओनली डिबेंचर के रिडेम्पशन में, जब कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है तो उसी के यूज में ले सकती है, उसके अलावा कहीं भी इस अमाउंट को कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगी। तो आज अपन ने देखा था कि कंपनी है वो डिबेंचर को इशू कैसे करती है, तो उस टाइम पे क्या क्या एंट्रीज करती है, और रिडेम्पशन जब करती है तो कंपनी क्या क्या एंट्रीज करती है। अगर इस वाले चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि अपन जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो वो कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, कौन से एक्ट में किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।